नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फी होगी, दोबारा आपसे फी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। जैक में 2 बार और जेएसएससी में 3 बार अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं, और ये आपका किसका है, तो क्लास 6 का है, पार्ट 5 है, विज्ञान का है। ठीक है, तो मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को, घोड़ा को, हाथी को या बकरी को? सभी को जानते हैं, मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहा जाता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा सा कभी कभी देखिए ऊंट की विशेषता को आप लोग सभी को जान लीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं तो ऊंट से एक प्रश्न देखिए अभी लगभग पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऊंट में क्या क्या अनुकूलन होता है, ऊंट की क्या विशेषता होती है, वो आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर रेत पर चलने के लिए ऊंट के पैर लंबे और गद्देदार होते हैं, जिसके कारण रेत की गर्मी से उनका शरीर कम प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऊंट के पैर कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, आप सभी देखे होंगे, बहुत लंबा पैर होता है और नीचे जो है गद्देदार होता है। इसका कारण क्या है? तो ये जो यहाँ पर अगर रेत है, इसकी गर्मी जो है ऊंट के शरीर तक नहीं पहुंच पाता है और ये गद्देदार होने का मतलब कि पैर नहीं जलते हैं, जिसके कारण जो है यह अनुकूलित रहता है आपका रेत में रहने के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए ऊंट के पीठ पर क्या होता है? कुबड़ होता है, जिसमें वसा संचित रहता है। भोजन नहीं मिलने पर ऊंट उसका उपयोग करते हैं। देखिए ऊंट जो है यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 20 से 25 दिनों तक बाहर रह जाता है, तो उसके पीठ पर एक कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित रहता है, और ये भोजन नहीं मिलने पर, यदि कुछ दिनों तक भोजन नहीं मिले, तो ये उसका उपयोग करता है। अगला है, देखिए ये प्रश्न आया हुआ है कि ऊंट बिना भोजन और पानी के 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रह सकता है। ये प्रश्न आपको पूछे गए थे कि ऊंट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक सामान्य रूप से मरुस्थल में रह सकता है। ठीक है, तो कितने दिनों तक यहाँ पर बताया गया है? 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रह सकता है और फिर धीरे धीरे उसको क्या होता है, समस्या आने लगती है। तो 10 से 12 दिनों तक रहता है। ये नोट्स जो है यहाँ से आप जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा हाथ से लिखा हुआ आपको जेसीईआरटी का बना दिया गया है और यहाँ से आपको लगभग प्रश्न जो है 60 से 70% भिड़ ही जाते हैं। ठीक है, जल की बचत के लिए ऊंट मूत्र का त्याग बहुत ही कम करता है, यह सूखे मल का त्याग करता है, इसको पसीना नहीं आता। देखिए पसीना आएगा तो शरीर में जल की क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, जल की कमी होगा। ठीक है, अगर कोई मूत्र भी त्याग करेगा तो इससे भी शरीर में क्या होगा? जल का कमी होगा। तो जल की बचत के लिए ऊंट जो है मल मूत्र का त्याग बहुत कम करता है और यह सूखे मल का त्याग करता है। अगर ऊंट का कभी आप देखिएगा मल, तो यह सूखा गत्ता के समान होता है। ठीक है, तो सूखे मल का त्याग करता है और इसको क्या होता है? तीसरा गुण है कि पसीना नहीं आता है, इसको पसीना नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, ऊंट की आंखों की पलकें लंबी होती है और नासाद्वार मांसल होता है,
जिसके कारण बालू को आंख और नाक के अंदर जाने से रोका जा सके। बहुत ही स्वाभाविक बात है। मान लीजिए कि धूल, आंधी, तूफान यदि आया तो ऊँट की आंख में धूल पड़ जाएगा, बालू पड़ जाएगा और नासा द्वार से क्या होगा, अंदर जो है यहाँ पर बालू चला जाएगा। तो ये क्या होगा, ऊँट की आंखों की पलकें लंबी होती है और नासा द्वार मांसल होता है, जिसके कारण बालू को आंख और नाक के अंदर जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, रोका जाता है। अगला देखिएगा, कैक्टस, खजूर तथा नागफनी के पौधे अधिकांश कैसे क्षेत्र में उगाया जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है। ये आपका जेटेट में भी पूछा गया और जेएसएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, और फिर आने की आपकी संभावना है कि कैक्टस है, खजूर है, नागफनी के पौधे अधिकांश कैसे क्षेत्र में उगाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र में, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसे पौधे ज्यादातर उगाए जाते हैं, तो कांटेदार झाड़ीदार पौधे उगते हैं। ठीक है, कांटेदार, तो कैक्टस, खजूर और नागफनी ये सभी कांटेदार पौधे हैं और इसकी जो परत होती है ये मोटी परत होती है। तो मोटी परत वाले पौधे क्या करते हैं, तो पानी को संचित करके रखने में सुविधा प्रदान होता है, इसलिए कैक्टस हो गया, खजूर और नागफनी ये सभी पौधे ज्यादातर जो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में ही उगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पर्वतीय क्षेत्र के जो वृक्ष होते हैं आपको बता देते हैं, वो शंकु के आकार के होते हैं। इस तरह के आकार के ये पौधे होते हैं। कारण क्या होता है कि जैसे बर्फबारी ये सब होती है तो ये क्या होते हैं, सीधे धरती की सतह पर चले आते हैं, ये बंद नहीं होते हैं। ठीक है, कभी पानी बहुत ज्यादा होती है तो तुरंत लुढ़क करके पानी जो है पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो शंकु आकार के पर्वत क्षेत्र में जो है शंकु के आकार का होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के जंतु की क्या विशेषता होती है, पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु रहते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, इनकी खाल या चमड़ी मोटे होते हैं, इनके बाल बहुत ज्यादा होते हैं, याक जैसे जंतु पूरे बाल से ढके रहते हैं, सभी होंगे। ठीक है, देखिए पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है ना, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण वहां के पर्वतीय क्षेत्र के जो जंतु होते हैं ठंड से रहने के लिए अनुकूलित पाए जाते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, इनकी खाल की चमड़ी मोटी होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिनकी खाल की चमड़ी मोटी होती है उनको यहाँ पर ठंड से बचा जा सकता है, बचते हैं। इनके बाल बहुत ज्यादा होते हैं, ठंड पर्वतीय क्षेत्र में हमेशा ठंडी क्षेत्र है, इसलिए इनके बाल बहुत ज्यादा होते हैं जो इनको गर्मी प्रदान करते हैं और ठंडक से बचाव रखते हैं। और याक जैसे जंतु के बाल पूरे ढके रहते हैं। तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा करके आपको किस प्रकार के जंतु मिलते हैं, याक मिलते हैं, और याक का जो होता है पूरा शरीर जो है वो बाल से ढका हुआ रहता है। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग क्या होता है, आपको बताना है कि मछली का श्वसन अंग क्या होता है। नाक होता है, पूंछ होता है, गलफड़ा होता है, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मछली का श्वसन अंग जो होता है वो क्या होता है, गलफड़ा होता है, गिल्स का होता है, जिसके कारण पानी में जो है वो घुलित ऑक्सीजन को लेते रहते हैं और पानी में वह जिंदा रहता है। लेकिन पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो इनका सिर्फ श्वसन अंग गिल्स है जो पानी में अनुकूलित होता है और वो जो है सांस नहीं ले पाते हैं और ये मर जाते हैं। ठीक है, तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। ओके, चलिए मछली की विशेषता देख लेते हैं हम लोग। मछली की विशेषता से प्रश्न आते हैं। मछली का शरीर के आकार धरारेखीय होता है जो इन्हें तैरने में मदद करता है। ठीक है, मछली के शरीर की आकृति कैसी होती है, धरारेखीय होती है। 121 बार प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, तो सभी अनुकूलन में ही आ जाते हैं। मछली के शरीर की आकृति जो होती है धरारेखीय होती है जो इन्हें तैरने में मदद करता है। ठीक है, मछली का पूरा शरीर सल्क से ढका होता है जो शरीर को जल प्रतिरोधी बना देता है। मछली का पूरा शरीर किससे ढका हुआ रहता है, ऊपर इसको सल्क, जिसको हम लोग चोइया के नाम से जानते हैं, उससे ढका हुआ रहता है और उसको क्या बनाता है, जल प्रतिरोधी बनाता है, जिसके कारण जल में वो सड़ते गलते नहीं है। नेक्स्ट है, मछली के पंख देखिए चपटे होते हैं जो जल में अपने शरीर को संतुलन बनाए रखते हैं। इनके पंख क्या होते हैं, चपटे होते हैं, जिसके कारण वो जल में संतुलित बनाकर तैरते रहते हैं, वो अंदर ज्यादा नहीं जा पाते हैं। ठीक है, अगला है, श्वास मछली अपने श्वसन अंग गलफड़ा या गिल से लेती है। यह संधि जल में घुलित ऑक्सीजन लेती है और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, मछली जो है उसका श्वसन अंग गिल्स होता है, वह क्या करती है, तो जल से ही ऑक्सीजन लेती है और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त करती है ये मछली। व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन अंग कहाँ होता है, आपको बताना है कि व्हेल हो या डॉल्फिन हो उसमें श्वसन अंग कहाँ होता है, गिल्स होता है, सिर पर स्थित नासा द्वार होता है,
पूंछ होता है या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए व्हेल और डॉल्फिन, आप कभी कभी जब समुद्री इलाका को देखे होंगे तो व्हेल मछली जो होती है पानी से एक बैगे बाहर की ओर इस तरह से निकलती है, पानी से एक बैगे बाहर की ओर निकलती है और फिर पानी के अंदर चली जाती है। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि इसका जो श्वासन अंग होता है वो सिर पर स्थित नासाद्वार होता है, सिर पर स्थित नासाद्वार होता है। इसीलिए सिर पर स्थित नासाद्वार को क्या करते, पानी से बाहर निकालते पूरे एक प्रेशर से, और यहाँ से क्या करते, ऑक्सीजन लेती है और फिर अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये नासाद्वार पर होता है, सिर पर स्थित नासाद्वार में होता है, जिसके कारण ये बार बार पानी से बाहर निकलते हैं व्हेल मछली और डॉल्फिन, ठीक है, जो देखने में आपको मिलते हैं और आप देखते हैं तालाब में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन के लिए सिर पर स्थित नासाद्वार होता है, जिसके कारण श्वास लेने के लिए समय समय पर अपने सिर को जल से बाहर निकालते रहते हैं। रीजन यही है, प्रश्न में आया हुआ है ना। ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र तल में रहते हैं, ये श्वास लेते हैं नासाद्वार से, गिल कॉलम से, पूंछ से या कोई नहीं, ठीक है। तो ये गिल कॉलम से लेते हैं। मेढक कैसा जंतु है, आपको बताना है मेढक कैसा जंतु है, जलीय है, स्थलीय है, उभयचर है या कोई नहीं। तो मेढक जो है उभयचर प्राणी है, ये जेएसएससी में पूछे गए प्रश्न है, 2 बार आपको आए हुए हैं। तो मेढक कैसा जंतु है, उभयचर प्राणी है, याद रखिएगा। ये जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, तो इसलिए इसमें यह गिल से भी लेते हैं और नासाद्वार से भी श्वास लेते हैं, दोनों के लिए अनुकूलित होते हैं, ये दोनों जगहों पर रह सकते हैं। मेढक का श्वसन अंग क्या है? अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ ही गया, नासा छिद्र है, फेफड़ा है, नासा छिद्र फेफड़ा दोनों है, कोई नहीं। देखिए तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा, नासा छिद्र और फेफड़ा दोनों। यदि वह जल से बाहर निकलते हैं तो नासा छिद्र से लेते हैं, और जल के अंदर रहते हैं तो फेफड़ा से लेते हैं। इसलिए यह जो है उभयचर प्राणी है, ये दोनों जगह पर रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। मेढक का पिछला पैर कैसा होता है? झिल्ली युक्त होता है, छोटा होता है, टूटा हुआ, कोई नहीं, ठीक है। तो मेढक का पिछला पैर जो होता है वो आपका क्या होता है? झिल्ली युक्त होता है। बत्तख कैसा जंतु है? जलीय, स्थलीय, उभयचर या कोई नहीं, ठीक है। तो मेढक बत्तख जो है देखिए स्थल पर भी रहता है, जल में भी रहता है, इसलिए इसका जो नाम जाता है वो उभयचर प्राणी में जाता है। तो मेढक जो है आपका उभयचर प्राणी है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बत्तख का श्वसन अंग क्या है? देखिए अगर कोई उभयचर प्राणी है, इसका मतलब है कि उसका श्वसन अंग 2 है, उसका श्वसन अंग 2 है, नासा छिद्र फेफड़ा, नासा छिद्र और फेफड़ा दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा? नासा छिद्र और फेफड़ा दोनों, क्योंकि बत्तख जो है वो उभयचर प्राणी है, वो स्थल में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, तो इसका श्वसन अंग जो है 2 को पाया जाता है, ठीक है।